आक्रमण, हिंसा तथा शांति। आक्रामकता तथा हिंसा आधुनिक समाज की प्रमुख समस्याओं में से है तथा उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवहार आते हैं। शिक्षा संस्थाओं में नए विद्यार्थियों की प्रताड़ना, रैगिंग से लेकर बच्चों में दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, हत्या तथा बलात्कार, दंगे तथा आतंकवादी हमले। आक्रमण, एग्रेशन पद का उपयोग मनोवैज्ञानिक किसी भी व्यवहार को इंगित करने के लिए करता है जो किसी व्यक्तियों के द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। इसे वास्तविक क्रियाओं अथवा कटु वचनों या आलोचना द्वारा अथवा यहाँ तक कि दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाओं द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति या वस्तु के प्रति बलपूर्वक ध्वंसात्मक या विनाशकारी व्यवहार को हिंसा कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक आक्रमण तथा हिंसा में इस प्रकार भेद करते हैं कि आक्रमण में दूसरे व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाने के आशय से व्यवहार किया जाता है, जबकि हिंसा में यह आशय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी दंगे में बस अथवा दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को जलाना हिंसा और आक्रमण दोनों ही कहलाता है। किंतु मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को अपनी मोटरसाइकिल को उग्रता के साथ ठोकर मारते हुए देखते हैं। इस व्यवहार के पीछे उस व्यक्ति का आशय केवल मोटरसाइकिल को प्रारंभ करना हो सकता है, इसलिए वह व्यवहार आक्रमण नहीं कहा जाएगा। इसके विपरीत व्यक्ति यही उग्र व्यवहार मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि वह उस व्यक्ति मोटरसाइकिल का मालिक को नापसंद करता है। इसे आक्रामक व्यवहार कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ आशय था क्षति पहुँचाना। नैमित्तिक आक्रमण, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन तथा शत्रुतापूर्ण आक्रमण, हॉस्टाइल एग्रेशन में भी भेद किया जाता है। जब किसी लक्ष्य या वस्तु को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया जाता है तो उसे नैमित्तिक आक्रमण कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक दबंग छात्र विद्यालय में नए विद्यार्थी को इसलिए शपथ लगाता है जिससे कि वह उसकी चॉकलेट दे सके। शत्रुतापूर्ण आक्रमण वह कहलाता है जिसमें लक्ष्य पीड़ित के प्रति क्रोध की अभिव्यक्ति होती है, उसे हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। जबकि हो सकता है कि आक्रामक का आशय पीड़ित व्यक्ति से कुछ भी प्राप्त करना ना हो। उदाहरण के लिए समुदाय के किसी व्यक्ति एक अपराधी इसलिए पिटाई कर देता है क्योंकि उसने पुलिस के समक्ष अपराधी का नाम लिया। आक्रमण के कारण, समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रमण के मुद्दे कई वर्षों से अन्वेषण किया तथा वे आक्रमण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित मत व्यक्त करते हैं। सहज प्रवृत्ति, आक्रामकता मानव जैसा कि यह पहले पशुओं में होता है सहज अंतर्जात होती है। जैविक रूप से यह सहज प्रवृत्ति आत्मरक्षा हेतु हो सकती है। शरीर क्रियात्मक तंत्र, शरीर क्रियात्मक तंत्र अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामकता जनित कर सकते हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क के कुछ ऐसे भाग को सक्रिय करके जिनकी संवेग अनुभव में भूमिका होती है। शरीर क्रियात्मक भाव प्रबोधन की एक सामान्य स्थिति या सक्रियण की भावना प्रायः आक्रमण के रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। भाव प्रबोधन के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस अध्याय में पहले वर्णित किया जा चुका है, भीड़ के कारण भी आक्रमण हो सकता है, विशेष रूप से गर्म तथा आर्द्र मौसम में। बाल पोषण, किसी बच्चे का पालन जिस तरह से किया जाता है वह प्रायः उसकी आक्रामकता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए वे बच्चे जिनके माता पिता शारीरिक दंड का उपयोग करते हैं उन बच्चों की अपेक्षा जिनके माता पिता अन्य अनुशासनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं अधिक आक्रामक बन जाते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि माता पिता ने आक्रामक व्यवहार का आदर्श उपस्थित किया जिसका बच्चा अनुकरण करता है। यह इसलिए भी हो सकता है कि शारीरिक दंड बच्चों को क्रोधित तथा अप्रसन्न बना देता है और फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है इस क्रोध को आक्रामक व्यवहार के द्वारा अभिव्यक्त करता है। कुंठा, आक्रमण कुंठा की अभिव्यक्ति तथा परिणाम हो सकते हैं, अर्थात वह संवेगात्मक स्थिति जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचने में बाधित किया जाता है अथवा किसी व्यक्ति को वस्तु जिसे वह पाना चाहता है उसको प्राप्त करने से उसे रोका जाता है। व्यक्ति किसी लक्ष्य के बहुत निकट होते हुए भी उसे प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। यह पाया गया है कि कुंठित स्थितियों में जो व्यक्ति होते हैं वे आक्रामक व्यवहार उन लोगों की अपेक्षा अधिक प्रदर्शित करते हैं जो कुंठित नहीं होते हैं। कुंठा के प्रभाव की जांच करने के लिए किए गए एक प्रयोग में बच्चों को कुछ आकर्षक खिलौने जिन्हें वे पारदर्शी पर्दे स्क्रीन के पीछे से देख सकते थे को लेने से रोका गया। इसके परिणामस्वरूप ये बच्चे उन बच्चों की अपेक्षा जिन्होंने खिलौने उपलब्ध थे खेल में अधिक विध्वंसक या विनाशकारी पाए गए। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम जॉन डोलार्ड था ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कुंठा आक्रामकता सिद्धांत फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से शोध अध्ययन किया। इस सिद्धांत के अनुसार कुंठा के कारण आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। जैसा प्रत्याशित था कुंठित व्यक्तियों ने अकुंठित व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आक्रामकता प्रदर्शित की। इसके अतिरिक्त यह आक्रामकता प्रायः दुर्बल व्यक्ति जो आक्रमण का प्रतिकार करने में असमर्थ था
या जिनके प्रतिकार करने की संभावना नहीं थी के प्रति अधिक प्रदर्शित की गई। इस गोचर को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। प्राय देखने में आता है कि समाज में किसी बहुसंख्यक समूह के सदस्य किसी अल्पसंख्यक समूह के सदस्य के प्रति पूर्वाग्रह रख सकते हैं तथा अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों के प्रति आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा अपमानजनक भाषा का उपयोग तथा अल्पसंख्यक समूह के सदस्य पर शारीरिक प्रहार करना। यह विस्थापित आक्रमण कुंठा द्वारा उत्पन्न हो सकता है। बाद में जैसे जैसे आक्रमण के कारणों के संबंध में अधिक जानकारी एकत्रित की गई, स्पष्ट हो गया कि कुंठा आक्रमण का एकमात्र कारण या मुख्य कारण भी हो सकता है। प्रेक्षणों में पाया गया कि कुंठित होने का कोई व्यक्ति अनिवार्य रूप से आक्रामक नहीं हो जाता तथा अनेक स्थितिपरक कारक आक्रामक व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। इन स्थितिपरक कारकों में से कुछ नीचे वर्णित है। अधिगम। मनुष्य में आक्रमण प्रमुखतः अधिगम का परिणाम होता है, न कि केवल सहज प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति। आक्रामकता का अधिगम एक से अधिक तरीकों द्वारा घटित हो सकता है। कुछ व्यक्ति आक्रामकता इसलिए सीख सकते हैं क्योंकि उन्होंने पाया कि ऐसा करना एक प्रकार का पुरस्कार। उदाहरण के लिए, शत्रुतापूर्ण आक्रमण के लिए आक्रामक व्यक्ति को वह प्राप्त हो जाता है जो चाहता है। यह प्रत्यक्ष प्रबलन द्वारा अधिगम का एक उदाहरण है। व्यक्ति दूसरों के आक्रामक व्यवहार का प्रेक्षण करते हुए भी आक्रमण करना सीखता है। यह मॉडलिंग या प्रतिरूपण के द्वारा अधिगम का एक उदाहरण है। आक्रामक मॉडल का प्रेक्षण। अल्बर्ट बंडूरा एवं उनके सहयोगी तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध अध्ययन आक्रामकता के अधिगम में मॉडल की भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई बच्चा टेलीविज़न पर आक्रमण तथा हिंसा देखता है तो वह उस व्यवहार का अनुकरण करना प्रारंभ कर सकता है। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि टेलीविज़न तथा सिनेमा के माध्यम से दिखाई देने वाली हिंसा आक्रामकता का दर्शक विशेष रूप से बच्चों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। किंतु प्रश्न यह है कि केवल टेलीविज़न पर हिंसा देखने मात्र से व्यक्ति आक्रामक बन जाता है या कुछ अन्य स्थितिपरक कारक है जो उसके आक्रामक व्यवहार को प्रकट करने में सहायक होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विशिष्ट स्थितिपरक कारकों के संबंध में प्राप्त करके किया जाता है। दूसरे द्वारा क्रोध उत्तेजक क्रियाएं। यदि कोई व्यक्ति हिंसा प्रदर्शित करने वाला सिनेमा देखता है तथा उसके पश्चात किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्रोध दिलाया जाता है तो उदाहरण के लिए उसका अपमान कर उसे धमकी देकर शारीरिक आक्रमण द्वारा बेईमान द्वारा उस व्यक्ति में आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी तुलना में यदि क्रोधित नहीं किया गया हो, जिन अध्ययनों के द्वारा कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण किया गया, उसमें व्यक्ति को उत्तेजित कर क्रोध दिलाना कुंठा उत्पन्न करने का एक तरीका है। आक्रमण के शास्त्रों हथियारों की उपलब्धता। शस्त्रों। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया कि हिंसा को देखने के पश्चात प्रेक्षक में आक्रामकता की अधिक संभावना उसी दशा में होती है जब वह आक्रमण के शस्त्र जैसे डंडा, पिस्तौल, चाकू आसानी से उपलब्ध हो। व्यक्तिपरक। व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते समय हम देखते हैं कि कुछ स्वाभाविक रूप से ही अधिक क्रोधी, गर्म मिजाज होते हैं और अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक आक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आक्रामकता एक व्यक्तिगत गुण है। यह पाया गया कि व्यक्ति जिनमें निम्न स्तरीय आत्मसम्मान होता है, जो असुरक्षित महसूस करते हैं, वे अपने अहम को प्रबल दिखाने के लिए आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति जिनमें अत्यंत उच्च स्तरीय आत्मसम्मान होता है, वे भी आक्रामकता इसलिए प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उन्हें उच्च स्तर पर नहीं रखते जिस पर उन्होंने स्वयं को रखा हुआ है। सांस्कृतिक कारक। जिस संस्कृति में व्यक्ति पल कर बड़ा होता है, वह अपने सदस्यों को आक्रामक व्यवहार सिखा सकती है अथवा नहीं। ऐसा वह आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा तथा उन्हें प्रोत्साहन कर सकती है अथवा ऐसे व्यवहार को हतोत्साहित करके उनकी आलोचना कर सकती है। कुछ जनजातीय समुदाय रूप से शांतिप्रिय जबकि कुछ आक्रामकता को अपनी उपजीविका के रूप में आवश्यक समझते हैं। आक्रामकता तथा हिंसा को कम करना। कुछ उक्तियाँ। यह जानते हुए कि आक्रामकता के एक से अधिक कारण हो सकते हैं, समाज में आक्रामकता तथा हिंसा को कम करने के लिए कुछ उपाय किया जा सकता है। आक्रामकता तथा हिंसा को कम करने के लिए कुछ उपायों का वर्णन आगे किया गया है। किसी समाज अथवा पर्यावरण को ऐसा बनाना जिसमें कुंठित स्थिति ना हो, यह कोई सरल कार्य नहीं है, तथापि आक्रामकता के अधिगम को बढ़ाती है। आक्रामकता की सामान्य समस्या के प्रति उपयुक्त अभिव्यक्ति विकसित कर कम किया जा सकता है। माता पिता शिक्षकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता कि वे आक्रामकता के किसी भी रूप से प्रोत्साहित या पुरस्कृत न करें। अनुशासित करने के लिए दंड के उपयोग को भी परिवर्तित करना होगा। आक्रामक मॉडलों के व्यवहार को प्रेक्षित करने तथा अनुकरण करने के लिए अवसरों को कम करने की आवश्यकता है। आक्रमण को वीरोचित व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से परिहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें प्रेक्षण द्वारा अधिगम करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण होता है। निरंतरता तथा सामाजिक अन्याय आक्रमण के प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्योंकि वे समाज के कुछ वर्गों में कुंठा उत्पन्न कर सकते हैं। सामाजिक न्याय तथा समानता को समाज में परिपालन करने से कुंठा के स्तर को कम करने, उसके द्वारा आक्रामक प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की में कम से कम कुछ सीमा तक सफलता मिल सकती है। इन
उक्तियों के अतिरिक्त सामाजिक एवं सामुदायिक स्तर पर यह आवश्यक है कि शांति के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जाए। हमें न केवल आक्रामकता को कम करने की आवश्यकता है, बल्कि इसकी आवश्यकता है कि हम सक्रिय रूप से शांति विकसित करें एवं उसे बनाए रखें। हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्य सदा शांतिपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का एक नया दृष्टिकोण, जो कि केवल आक्रमण का अभाव नहीं था, यह अहिंसा नॉन वायलेंस का विचार था, जिस पर उन्होंने स्वयं जीवन भर अभ्यास किया। स्वास्थ्य। आधुनिक समय में स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम कल्याण के विषय में हमारी समझ में बहुत परिवर्तन आया। यह स्वीकार किया जाने लगा कि अनेक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम केवल रोग के प्रकार ही नहीं, बल्कि हमारे सोचने और व्यवहार करने के ढंग से के परिणाम भी हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा में परिलक्षित होता है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पक्ष अंतर्निहित है। यह परिभाषा न केवल स्वास्थ्य के शारीरिक बल की मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों पर भी प्रकाश डालती है। इस खंड में हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में आप मानसिक संबंध पहले ही पढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य तथा रोग दोनों में मात्रात्मक संबंध है, क्योंकि व्यक्ति किसी शारीरिक रूप से अशक्तकारी रोग से ग्रस्त हो सकता है, किंतु दूसरी दृष्टि से काफ़ी स्वस्थ हो सकता है। आप बाबा आमटे और स्टीफन हॉकिंस के नाम से पुनः स्मरण कीजिए। ये दोनों ही अपंगकारी रोगों से ग्रस्त, किंतु अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह भी देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में लोगों की सोच इस संबंध में भिन्न होती है। लोग बीमार कब तथा क्यों हो जाते हैं, इस प्रकार उनके मॉडल भी अलग अलग होते हैं, जो वे रोगों की रोकथाम, निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए उपयोग में लाते हैं। उनके परंपरागत संस्कृतियों जैसे चीनी, भारतीय, लैटिन अमेरिकी, जो विश्वास करती है उन विभिन्न शारीरिक तत्वों के सामंजस्यपूर्ण संतुलन के परिणामस्वरूप ही अच्छा स्वास्थ्य होता है। इस संतुलन के लोप या अभाव से ही रोग उत्पन्न होता है। इसके विपरीत पाश्चात्य संस्कृति में स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से कार्य करने यंत्र मशीन के परिणाम स्वरूप समझा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का अवरोध न। विभिन्न संस्कृतियों में जो विभिन्न आयुर्विज्ञान पद्धति विकसित हुई है, वे उन्हीं मॉडलों पर आधारित है। आप एक अन्य तथ्य जानना चाह सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट में पाया गया कि विकासशील देशों जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अधिक लोग संक्रामक या संचारी रोग जैसे HIV, एड्स, तपेदिक, मलेरिया, श्वसन संक्रमण तथा पोषणहीनता के कारण मरते हैं। विकसित देशों में प्रमुख कारण विभिन्न हृदय का रोग, कैंसर तथा मनोरोग विकार हैं। यह अंतर इन संस्कृतियों की आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं तथा उनकी मनोदैहिक विशेषताओं के आधार पर समझाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मनोवैज्ञानिक अनेक प्रकार के कारकों को इंगित करते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी संज्ञान, जिनमें अभिवृत्तियाँ तथा विश्वास भी अंतर्निहित है। व्यवहार तथा सामाजिक कारक, जो शारीरिक कुशल क्षेम या रोग से संबंध है। संज्ञान। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति यदि इस प्रकार के लक्षणों से ग्रस्त है, जो मिचली, जुकाम, अतिसार, चेचक आदि इत्यादि, तो वे दूसरे चिकित्सक से जल्दी सहायता मांगते हैं। सहायता मांगने में विभिन्नता है। रोग, उसकी तीव्रता, रोग के कारणों से संबंधित मानक प्रतिनिधानों में लोगों के द्वारा किए गए अंतरों के कारण होती है। संभव है कि कोई व्यक्ति जुकाम के लिए चिकित्सक से कोई सहायता ना मांगे। यदि यह कारण आरोपित करता है तो दही खाने में जुकाम हो गया। कुष्ठ रोग अथवा चेचक को भी यदि ईश्वर का प्रकोप समझता है तो वह चिकित्सक में सहायता नहीं मांग सकता। चिकित्सक रोग के संबंध में जागरूकता या जानकारी का स्तर या विश्वास है कि क्यों उत्पन्न होता है तथा इस व्यथा से छुटकारा पाने या स्वास्थ्य संवर्धन के संभावित उपाय, सहायता प्राप्त करने के व्यवहारों के साथ ही चिकित्सक के द्वारा बताए गए पथ्यापन नियमों के पालन को प्रभावित करता है। अन्य कारक चिकित्सक से हमारी सहायता प्राप्त करने को प्रभावित करता है। वह है पीड़ा की अनुभूति, जो दुश्चिंता तथा सामाजिक मानकों के प्रकार। व्यवहार। मनोवैज्ञानिकों ने प्रबल साक्ष्य प्राप्त किए हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारे व्यवहार, जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करते हैं। लोग ऐसे व्यवहारपरक जोखिम उठाने, जैसे धूम्रपान, तंबाकू का उपयोग, मद तथा मादक द्रव्य का दुरुपयोग, असुरक्षित काम व्यवहार, आहार तथा शारीरिक व्यायाम इत्यादि में भिन्नताएं प्रदर्शित हैं। यह स्वीकार किया जा चुका है कि ऐसे व्यवहार कोरोनरी हृदय रोग, कैंसर, HIV से तथा अनेक अन्य रोगों से संबंध होते हैं। एक नई विद्या शाखा, जिसे व्यवहार आयुर्विज्ञान कहते हैं, प्रकट हुई। रोग जनित दबाव को उपशामित करने हेतु व्यवहार में परिष्करण या परिवर्तन पर बल देती है।